अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाई मौसम फखर में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से पहले यह खबर सामने आ गई है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा देने के लिए मज़ीद $3 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट कराएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी ख़जाने में सऊदी डिपॉजिट की जो शरह है वो तकरीबन $8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये रकम उस सरमायाकारी से अलग है जो सऊदी अरब पाकिस्तान में करने जा रहा है, लेकिन असल खबर ये है कि सऊदी अरब के दौरे के इख्तिताम पर पाकिस्तान की दोनों अहम शख्सियात यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब तुर्की का विजिट भी करने जा रहे हैं। और तुर्की का विजिट ना सिर्फ अनातोलिया डायलॉग बल्कि तुर्की और इसराइल के दरमियान जारी हालिया तनाज़े के तनाजुर में भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक जानिब तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की तरफ से इसराइल को दो टोक अंदाज में वार्निंग देते हुए इस बात का इंतबा किया गया है कि अगर इसराइल ने अपनी ये जो भोंडी हरकतें हैं इनको जारी रखा तो तुर्क फौज इसराइल में दाखिल हो जाएगी। और उनकी तरफ से इस स्टेटमेंट के आने के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान ने शाम में इसराइली मुदाखलत और इसराइल के बढ़ते हुए जंगी जराइम को बेनकाब करते हुए करार दिया है कि इसराइल का अगला हदफ शाम और तुर्की है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि अब अगर इसराइल की तरफ से तुर्की की रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की गई तो जवाब इसराइल को दिया जाएगा, और वो भी मुकम्मल ताकत से। अब इस बैकग्राउंड से ये बात तो वाज़े हो जाती है कि इसराइल का रास्ता रोकना ज़रूरी है। ये बात भी वाज़े हो जाती है कि मुस्लिम ममालिक और यूरोप में अब इसराइल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुखालफाना या सख्त सोच डेवलप हो चुकी है। ये बात भी वाज़े हो रही है कि इसराइल का रास्ता रोकने के लिए 4 मुस्लिम ममालिक अब एक दिफाई इत्तेहाद को तश्कील देने के लिए न सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ये जो 4 मुल्की दिफाई इत्तेहाद है अब नविश्ता दीवार यानी रिटन ऑन दी वॉल है। और इस बैकग्राउंड के अंदर अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तुर्किया और सऊदी अरब के विजिट को मद्देनज़र रखें तो ये बात वाज़े होकर हमारे सामने आती है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर एक बड़ा और पावरफुल जो है वो रीसेट होने जा रहा है। और ये एक ऐसा रीसेट होगा जो कि मशरिक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया के डायनामिक्स को तब्दील कर देगा। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अगर आप गौर करें, दुनिया के अंदर जब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा होता है और नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा होता है, यानी आउटगोइंग वर्ल्ड ऑर्डर और इनकमिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसे मौके पर अमूमी तौर पर दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। अगर हम पहली जंग अज़ीम को देखें या दूसरी जंग अज़ीम को देखें तो ये उस मौके पर भी दुनिया के अंदर ये जो पावर शिफ्ट्स थी, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील ये हो रही थी। और उसकी बुनियाद के ऊपर ये जो जंग अज़ीम हुई, इसके अंदर ममालिक ने अपनी नई हदबंदियां और अपनी नई तरजीहात का तयन किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि दुनिया दूसरी जंग अज़ीम के बाद बाइपोलर हो गई, यानी सिर्फ 2 ताकतें दुनिया के नक्शे पर मौजूद थीं। एक साबिक सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, और दूसरी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और दुनिया इन 2 कुतबैन के दरमियान टंगी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब यूएसएसआर कमज़ोर हुआ और सोवियत यूनियन टूटा अफगान जंग के खात्मे के बाद, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर दुनिया जो है वो यूनिपोलर हो गई और एक आलमी ताकत अमेरिका का कंट्रोल हो गया। और अमेरिका ने अपने लिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से डॉक्ट्रिन बनाया, और अमेरिका ने अपनी इस डॉक्ट्रिन यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के मामलात को चलाना शुरू किया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के दूसरी मर्तबा सदर बनने के बाद ये जो वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका ने यूएसएसआर के इख्तिताम पर तश्कील दिया था, अब वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो रहा है। और उसकी बुनियाद पर अब रीजनल ब्लॉक्स, रीजनल पावर्स और जो जिसे हम कह सकते हैं कि मल्टीपोलर
जो दुनिया है वो अब वजूद में आ रही है। इस मौके पर जब एक वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है और दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियां, आपका क्या ख्याल है कि इसराइल को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अमेरिका अपनी वाहिद सुपर पावर की नशिस्त खोने के बिल्कुल इंतहा पर पहुंच गया है और कोई भी वक्त ऐसा आएगा जब अमेरिका ये जो तख्त है वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि यूं चुटकी बजाते ही अमेरिका तख्त से उतर जाएगा और अपने साथ किसी और को हिस्सेदार बना लेगा। इस प्रोसेस के अंदर भी अगले 5, 7, 8 साल लगेंगे और यही जो टाइम फ्रेम है वही इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू या नरेंद्र मोदी जैसे जोकर्स इक़्तिदार पर काबिज रहते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बड़े बड़े तसादुम का होना बईदज कयास नहीं है। इसराइल को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर उसने अपने ग्रेटर इसराइल की जानिब आगे बढ़ना है तो उसके पास यही अगले 5-8 साल मौजूद हैं। इसी अरसे के दौरान वो अपनी सरहदों को जहां तक खींच के ले जा सकता है वहां तक उसने ले जाना है। और अमेरिका का ईरान पर हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें मिस्र है, जिसमें कतर है, जिसमें जो है वो बहरीन है, ओमान है, इन तमाम ममालिक के अंदर भी अब ये सोच डेवलप हो रही है कि अमेरिका को हमने अपनी जो हिफाजत की वाहिद जिम्मेदारी दी थी, अमेरिका उसके अंदर नाकाम हो गया है। और अगर इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता के किसी मुल्क पर हमला कर दिया तो अमेरिका हमें बचाने नहीं आएगा, बल्कि वो इसराइल के साथ मिलकर हम पर हमलावर हो जाएगा। और इसी एक नुक्ते ने ये जो नया मुस्लिम ऑर्डर है इसकी तश्कील दी है। अब अगर हम गौर करें जनाब रजब तय्यब एर्दोगान, हकान फिदान, मोहम्मद बिन सलमान या शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर साहब की, तो हमारे सामने ये बात बिल्कुल खुल के आती है कि उनको भी ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इनका भरपूर आदा है और उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि बदलते वक्त में अगर उन्होंने इस हवाले से अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील ना किया तो फिर हालात बदल जाएंगे। अब अगर हम इसराइल का नक्शा देखें तो ये जो 2 नीली लकीरें हैं वो इनफैक्ट दरियाए फुरात और दरियाए नील, इन दोनों के दरमियान जो एरिया है उसके ऊपर उन्होंने ये जो सितारा डेविड है ये उन्होंने बनाया हुआ है, यानी इन 2 दरियाओं के दरमियान जो भी इलाका है वो इसराइल का है। अब हालिया दिनों में एक जानिब इसराइल ने गज़ा को तबाह बर्बाद किया, ईरान पर हमला आवर हुआ, क्योंकि ईरान के बारे में उसका ये मानना था कि अगर उसने तोसी करनी है तो ईरान ही उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट होगा, लिहाजा ईरान को उसकी तरफ से दबाव में लाने के लिए यके बाद दीगरे अटैक्स किए गए। और ये अटैक्स महज इस 1 साल में नहीं हुए, इससे पहले भी इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर ज़ाहरी और खुफिया हर एक अंदाज में अटैक्स होते रहे हैं। मौजूदा हालात में एक जानिब लबनान इस वक्त हदफ है, दूसरी जानिब शाम इस वक्त इसराइल का हदफ है। बशारुल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ये जो नई तब्दीली आई, अहमद अल-शरा जो है वो शाम के हुक्मरान बने, उनके ऊपर भी इसराइल की तरफ से कम 3 कातलाना हमले किए जा चुके हैं। और इसराइल इस वक्त अहमद अल-शरा का जो मुखालिफ ग्रुप है उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी कर रहा है और शाम के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको शामी हुकूमत के खिलाफ उकसा भी रहा है। हालिया दिनों में हमने इस हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स भी देखी और उस वक्त भी तुर्की ने अपनी फ़ौज शाम में दाखिल की थी ताकि इसराइल के रास्ते को रोका जा सके। अब रजब तय्यब एर्दोगान और उनके बाद ये जो हैं जनाब हकान फिदान, उनका जो इंतबाह है ये काफ़ी हद तक वाज़ेह है। हकान फिदान का ये कहना था कि ईरान के बाद इसराइल दुश्मन के बगैर नहीं रह सकता। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ नेतन्याहू की हुकूमत बल्कि इसराइल की अपोजिशन के कुछ लोग भी तुर्की को नया दुश्मन करार देने की तलाश में हैं। ये इसराइल में एक नई पेशरफ्त है जो अब रियासती हिकमत अमली बनती चली जा रही है। उनका ये कहना भी था कि मौजूदा हालात में अब तुर्की को भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको रीविज़िट करना होगा। अब इस बैकग्राउंड के अंदर अगर शहबाज शरीफ साहब और
जनाब आसिम मुनीर साहब, इनका विजिट होता है सऊदी अरेबिया का, और इस विजिट से पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान पिछले साल सितंबर में जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, ये इनफैक्ट मिडल ईस्ट के इसी सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए किया गया था। सऊदी अरेबिया ने इस हकीकत का इदराक कर लिया था कि अगर कतर पर हमले में जो है वो अमेरिका ने इसराइल को जो है वो नहीं रोका, तो कल को अगर इसराइल ने सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया, इराक पर अटैक कर दिया, शाम पर, लेबनान पर, किसी भी इस्लामी मुल्क पर, तो अमेरिका हमें बचाने के लिए नहीं आएगा बल्कि वो इसराइल के साथ मिल जाएगा। इसी बुनियाद पर यह एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरेबिया और मिस्र, ये अलग से एक नए इत्तेहाद की जानिब आगे बढ़ चुके हैं। ना सिर्फ आगे बढ़ चुके हैं बल्कि इन चारों ममालिक के दरमियान ये जो नया डिफेंस पैक्ट है, इसका जो ड्राफ्ट है वो भी तकसीम कर दिया गया है। अब सऊदी अरब के बाद अगर ये जो दोनों हमारी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं ये तुर्किया जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर एक जानिब ये खदशा कि अगला हदफ तुर्किया होगा या शाम होगा, इसके साथ साथ इसको रोकने के जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी बातचीत डेफिनेटली की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट में ये जो 4 ममालिक शामिल होंगे मुमकिना तौर पर, उनका बुनियादी हदफ ये होगा कि वो इसराइल से इस्लामी दुनिया का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। अब अगर इसराइल इस म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के बाद शाम में दाखिल होता है तो तुर्की उसको रोकेगा, तुर्की उसको रोकेगा, तो बाकी के जो 3 ममालिक हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और इसमें शामिल होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भी इस जंग में शरीक होगा। मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इस जंग में शरीक ना हो। और हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसराइल और इंडिया, इन दोनों के भी आपस के अंदर बड़े कॉर्डिक रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान इस तरफ अलाइंड है तो इसराइल इंडिया की तरफ अलाइन है, और वो पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर के ऊपर इंगेज करने के लिए हर वक्त तैयार है। इंडिया, अगर हम उस तरफ इंगेज होंगे तो इंडिया डेफिनेटली अफगानिस्तान या अपनी सरहदों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुदाखलत करने की या किसी ना किसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश डेफिनेटली करेगा। और इस बात का भी तमाम ममालिक को इदराक है कि जनाब इसका रास्ता कैसे रोकना है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ 2 फ्रंट बल्कि मल्टी फ्रंट वॉर को हैंडल करने की अल्हम्दुलिल्लाह काबिलियत और सलाहियत दोनों रखता है। पाकिस्तान, इंडिया और इसराइल दोनों को बैक वक्त में संभाल सकता है। कोई इसके अंदर इबहाम में नहीं रहना चाहिए किसी को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं लेकिन नहीं बताई जा सकती। तो पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिलियत मौजूद है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। और काबिलियत का मुजाहरा अगले 2 दिन में ख़बर की सूरत में आपके सामने आ जाएगा, जहां पर बहीरा अरब के अंदर इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक और टेस्ट करने जा रहा है, और उसके लिए नोटम जारी कर दिया गया है। उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इस नोटम के तहत एक मिसाइल टेस्ट मुतवक्के है और उसकी रेंज का तयन भी कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अपना जो मामला है ना वो संभाल सकता है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि दुनिया में अब एक एंटी इसराइल सेंटिमेंट डेवलप हो गया है, और यही सेंटिमेंट नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद में शामिल होगा। क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक ऑर्डर जा रहा है और नया ऑर्डर आ रहा है, इसके अंदर यूरोप आपको एक अलग से ताकत के तौर पर नजर आएगा, चाइना, रशिया आपको एक अलग की ताकत, एक रीजनल कुव्वत के तौर पर नजर आएंगे, जहां पर वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्टर्न एशिया सबको अपने साथ, यूरेशिया, इन सबको अपने साथ इंगेज करते हुए ग्लोबल साउथ के अलमबरदार बनेंगे। यूरोप अमरीकी असर व रसूख से निकलकर एक अलग ताकत के तौर पर सामने आएगा, और ये जो हकीकत है इससे इनकार मुमकिन नहीं है। और ऐसी ही सूरत में इसराइल का रास्ता रोका जा सकता है जब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, मुख्तलिफ ताकतें मौजूद हों। जिस तरीके से फ्रांस ने अमेरिका को चैलेंज किया, जिस तरीके से आप अंदाजा लगाएं कि हंगरी का वजीर आजम अभी 2 दिन पहले वो इलेक्ट हुआ, उसने इलेक्ट होने के बाद जो स्पीच किया, 45 साल का वो नौजवान है, तकरीर किया, कहता मैं ट्रंप को फ़ोन क्यों करूं, ट्रंप को अगर ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर ले। ये इनफैक्ट नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद है।
नए वर्ल्ड ऑर्डर की। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तब्दीलियां इस वक्त हमारे रीजन में आ रही हैं, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, बल्कि इसके इंशाल्लाह मुस्तकबिल में असरात भी मुरतब होंगे। ये जो विजिट्स हैं, इनको हमें महज ईरान के पर्सपेक्टिव में या अमेरिका के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि नई ग्लोबल पावर्स इमर्ज हो रही हैं, और इस नई इमरजेंस के अंदर पाकिस्तान ने अपने लिए एक ख़ास मुकाम का तयन कर लिया है, या हालात और वाक़यात पाकिस्तान को इंशाल्लाह उस मुकाम तक लेके जा रहे हैं जो हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी नहायत फ़ख्र का सबब होगा इंशाल्लाह। तो हमें जो नई तब्दीलियां हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह रीजन बहुत जल्द प्रॉस्परस भी होगा, आगे भी बढ़ेगा, और ये जो हुक्मरानी है कल्ला शेर मैदान च, वो वाला भी ख़त्म होने जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे अच्छे पहलू हैं जो हमारे सामने आएंगे। अपनी आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।